Hello, guys. Welcome to Study Bloom. Today, we are going to start basically some of the topics of NCERT biology class 12 because आप सब जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, तो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इससे पहले वाले चैप्टर में आपने बेसिकली मेंडल से रिलेटेड सारे लॉ को पढ़ा होगा, फैक्टर्स को पढ़ा होगा। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम बेसिक मोस्ट मोस्टली हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, और ये कैसे एक जेनेटिक मटेरियल डिस्कवर हुआ, फिर आरएनए वर्ड, फिर उसके बाद देखेंगे रेप्लिकेशन, जो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं जैसे कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन, फिर हाउ जीन एक्सप्रेशन, जिसमें बच्चों को बहुत ही दिक्कत होती है, जिसमें हम जो एनसीईआरटी में दिया है लैकोपेरॉन, उस पर डिस्कस करेंगे। लास्टली हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो डीएनए दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दो टाइप के क्या है, न्यूक्लिक एसिड, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लिविंग सिस्टम में। डीएनए एक तरह से जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है सारे ऑर्गेनिज्म में। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, बट किस में एक्ट करता है? ये वायरसेस में एक्ट करता है। मोस्टली ये फंक्शन किस तरह करता है? एज ए मैसेंजर। क्यों आरएनए बेसिकली जेनेटिक मटेरियल वायरसेस में ही, एज अ वायरसेस में ही प्रेजेंट होता है? क्योंकि हम आगे देखेंगे कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। और ये स्टेबिलिटी इसको कौन प्रोवाइड करता है? जब हम इसका डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो जो राइबोस सुगर होता है बेसिकली, ये 1' पोजीशन है, ये 2' पोजीशन है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है 2' डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, 2' डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो 2' पोजीशन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन ना होके सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होता है। और 3' वाले पोजीशन में क्या होता है? ऑक्सीजन ओएच ग्रुप होता ही है। 1' पे भी ओएच ग्रुप होता है। बट आरएनए में क्या होता है? ये जो 2' का जो एच वाला जगह है, यहाँ पे ओएच प्रेजेंट होता है। इसी वजह से आरएनए क्या होता है? ज्यादा प्रोन होता है चेंजेस के लिए। ठीक है, इसीलिए इसका हम रोल देखते हैं कैटालिटिक फंक्शन में, ना कि एज अ जेनेटिक मटेरियल एज अ होल। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आगे भी लिखा है, इट फंक्शन एज एडेप्टर, स्ट्रक्चरल, एंड इन सम केसेस एट कैटालिटिक मॉलिक्यूल। कौन? बेसिकली आरएनए। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे न्यूक्लियोटाइड बनता है, कैसे डीएनए बनता है, फिर उसका रिप्लिकेशन होता है, फिर डीएनए से कैसे आरएनए बनता है, जो कि क्या उसको बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। फिर जेनेटिक कोड, जो कि अमाइनो एसिड के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्टली प्रोटीन सिंथेसिस। और उसके बाद देखेंगे कि रेगुलेशन, जीन का रेगुलेशन कैसे होता है। तो द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग लास्ट डिकेड हैज सेट इन एरा ऑफ जीनोमिक्स। अब जीनोमिक्स क्या होता है? जीनोमिक्स होल सेट ऑफ जीनोम। जीनोम क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, होल सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उसको बोलते हैं जीनोम। जीनोम। और जीनोम की स्टडी को बोलते हैं जीनोमिक्स। तो यहाँ पे हम जीनोमिक्स से भी रिलेटेड देखेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कैसा सीक्वेंसिंग हुआ था। ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डीएनए से। तो डीएनए क्या है? एक पॉलीमर है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का। यहाँ पे आप देखिए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बोला है। ठीक है। तो ये क्या है? पॉलीमर है डीएनए इनका। और ये जो लेंथ है डीएनए का, ये इन्हीं न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पे क्या होता है? डिटरमाइन होता है। जैसे कि पहले तो हम ये देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। आपने सुना होगा, अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको किसका? अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको डीएनए का। बेसिकली उसमें एक राइबोस सुगर होता है, और क्या होता है? और नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, जिनको बोलते हैं प्यूरिन और पिरिमिडीन। और फिर फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे बनाऊं,
यहाँ पे आपको एक क्या होगा, यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस होगा 1' पोजीशन पे, 2' पे ये बेसिकली ये 2' पोजीशन है, और ये 3' पोजीशन है। फिर 4' और 5' पे यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। ये फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये क्या बनाता है, इसी तरह से ढेर सारे एक साथ अटैच होते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन अपने आगे हम देखेंगे कि क्या होता है। फिर अभी मैंने बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उन्हीं के नंबर पे डिफाइन होता है क्या, डीएनए का बेसिकली लेंथ। ठीक है, और ये न्यूक्लियोटाइड जब पेयर में हो जाते हैं तो उनको बेस पेयर टर्म, बेस पेयर बोलते हैं। कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है और बेस पेयर प्रेजेंट है डीएनए में। फॉर एग्जांपल अगर हम बैक्टीरियोफाज में देखें तो फाज के पास कितना होता है, 5386 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। ई कोलाई में देखा जाए 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर, मतलब वो जो बेस पेयर है ना वो क्या है, अ, ये जो बेस पेयर है ये पेयर में है, जो न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ है एक यहाँ है, तो ये पेयर में है इसीलिए इसको बेस पेयर कह रहे हैं। और जो हेप्लाइड कंटेंट होता है ह्यूमन डीएनए का वो कितना होता है, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। और अगर हम कहें डिप्लॉयड कंटेंट, तो डिप्लॉयड कंटेंट कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। इतना लंबा होता है हमारा बेसिकली डीएनए। नाउ अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो जैसे मैंने बोला न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट होते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक पेंटोस शुगर होता है जो कि राइबोज होगा इन द केस ऑफ आरएनए, और डीऑक्सी राइबोज होगा इन द केस ऑफ डीएनए, और फॉस्फेट ग्रुप होगा। ये जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो प्यूरिन भी हो सकते हैं और पिरिमिडीन भी हो सकते हैं। तो प्यूरिन में कौन सा होगा, एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है, ये प्यूरिन होते हैं। और पिरिमिडीन में क्या होगा, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। अब जो साइटोसिन है ये तो कॉमन है डीएनए और आरएनए दोनों में, बट जो थाइमिन है वो किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए में, ठीक है। और यूरेसिल किस में प्रेजेंट होता है, आरएनए में। इसका मतलब ये हो गया कि यूरेसिल डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, वो आरएनए में प्रेजेंट होता है इन द प्लेस ऑफ थाइमिन। अब एक नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द OH 1' ऑफ OH पेंटोज सुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि आपको ये यहाँ पे थोड़ा सा फोकस्ड होके पढ़ना होगा कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये कहाँ पे लिंक्ड होता है। मैंने अभी बताया कि 1' पोजीशन पे नाइट्रोजनस बेस किससे लिंक्ड होता है, पेंटोज शुगर से, और यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड नहीं बोला अभी मैंने, क्या बोला, न्यूक्लियोसाइड। क्यों, क्योंकि अभी नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर एक दूसरे से अटैच हो रहा है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, सच एज एडिनोसिन। अगर आरएनए होगा तो एडिनोसिन, डीएनए होगा तो डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन आरएनए के केस में, डीऑक्सी ग्वानोसिन डीएनए के केस में, साइटिडीन और डीऑक्सी साइटिडीन, यूरिडीन और डीऑक्सी थाइमिडीन। तो व्हेन ए फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ 5' C ऑफ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोईस्टर लिंकेज, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो अब क्या हुआ, अभी तक हमने देखा कि हमने एक राइबोस सुगर से हमने क्या किया, नाइट्रोजनस बेस अटैच किया, तो ये क्या था, न्यूक्लियोसाइड। अगर यहाँ पे हम फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दें तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो न्यूक्लियोटाइड हैं ये इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और साइड का डिफरेंस समझ लीजिएगा, ठीक है। Two nucleotide are linked through 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब दो न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो किससे अटैच होंगे, 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होगा टू फॉर्म ए डाइन्यूक्लियोटाइड। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ये जो दो न्यूक्लियोटाइड है कैसे लिंक्ड है, 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इसी तरह से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं और क्या बनाते हैं, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे 5' फॉस्फेट है, 3' OH है, और यहाँ पे जो बैकबोन होता है ना डीएनए का, वो बेसिकली नाइट्रोजनस बेस और किससे, फॉस्फेट से ही बनता है।
और ये जो सॉरी राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से ही बनता है। और जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं ना, ये बैकबोन की तरह बैकबोन नहीं प्रोवाइड करते हैं। बैकबोन के लिए काम कौन करता है? राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। अब जो पॉलीमर है, ये जो फॉर्म हो गया, हैज वन एंड अ फ्री फॉस्फेट मोइटी, जिसको 5 एंड ऑफ शुगर कहते हैं, जिसको 5 एंड कह रहे हैं, ये 5 फॉस्फेट है। और दूसरा है 3 पे क्या है, OH ग्रुप है। इसको 3 एंड करते हैं, कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। अब द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। जैसा कि मैंने बताया कि जो बैकबोन है इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, वो किसकी वजह से बना है? शुगर और फॉस्फेट की वजह से बना है। ठीक है। वहां पे जो बेसेस होते हैं वो क्या होते हैं? वो लिंक होते हैं शुगर मोइटी से, लेकिन वो प्रोजेक्टेड होते हैं बैकबोन से, वो बैकबोन नहीं बना रहे होते हैं। अब in RNA, every nucleotide residue has additional OH group present at 2 position in the ribose। जैसा स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि आरएनए और डीएनए में डिफरेंस क्या होता है, कि आरएनए पे ये जो आरएनए का अगर हम राइबोज शुगर देखें तो 1 सॉरी फॉर माय बैड ड्राइंग, ठीक है, ये 2 है। तो डीएनए में क्या होता है, यही इसी की वजह से हम बोलते हैं 2 डीऑक्सी। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये डीएनए को स्टेबल बनाता है। आरएनए में यही 2 पोजीशन पे क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आरएनए है, डीएनए डीएनए है। ठीक है। और ये और क्या डिफरेंस है, आरएनए, इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। ठीक है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है थाइमीन की जगह, जिसको बोलते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल। थाइमीन को क्या बोलते हैं? 5 मिथाइल यूरेसिल। ठीक है, ये दूसरा केमिकल नेम है, तो ये भी पूछ सकता है आपको MCQ में। नाउ अब इसके बाद हम देखते हैं कि डीएनए के बारे में और पढ़ते हैं आगे, कि डीएनए क्या है, एसिड है कि बेस है, सबसे एसिडिक सब्सटेंस है कि बेसिक सब्सटेंस है। तो आपको याद रखना होगा कि डीएनए क्या है, एक एसिडिक सब्सटेंस है, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस में। और सबसे पहले उसको डिस्कवर किया था या आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक ने 1869 में। जब उन्होंने डिस्कवर किया था तो उसका नाम दिया था न्यूक्लिन। बट कुछ कुछ टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से उस टाइम में इतनी टेक्निकलिटी नहीं थी, तो उन्होंने उसका स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर पाए थे, वो उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। बट 1953 में क्या हुआ, वाटसन एंड क्रिक आए, उन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा लिया। जो कि एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा किस किस कौन प्रोड्यूस किया था? विल्किंसन और फ्रैंकलिन ने। तो वो जो एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा लिया, तो वॉटसन एंड क्रिक ने उसी एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा से क्या बनाया, डीएनए का डबल हेलिक्स बनाया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, उसको दिया, जो आज के टाइम में बहुत ही फेमस है। ये जो आप डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आप डीएनए का बनाते हो, ये किसने दिया है? वॉटसन एंड क्रिक ने, विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसमें देख रहे हैं कि 2 स्ट्रैंड है। अगर ये 5 टू 3 है, तो दूसरा वाला 3 टू 5 होगा। ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, आपको ये पता ही होगा, आपने बनाया ही होगा। उसके बाद ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसमें जो हमारे नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं एरविन चारगॉफ रूल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि देखिए कैसे कांस्टेंट होंगे। अगर एडेनिन होगा तो वे किससे बॉन्ड बनाएगा? थाइमीन से बॉन्ड बनाएगा। ग्वानिन होगा, वो किससे बॉन्ड बनाएगा? साइटोसिन से बनाएगा। हमेशा प्यूरिन जो होता है वो पिरिमिडीन से बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये कैसा बॉन्ड है? ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, ये एडेनिन थाइमीन के बीच में जो 2 बॉन्ड हमें दिख रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ग्वानिन साइटोसिन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये भी प्यूरिन है, ग्वानिन प्यूरिन है, साइटोसिन पिरिमिडीन है। तो ये जो अब हमने बोला, क्या बोला, एरविन चारगाफ ने अपने रूल में क्या बताया कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए का चेन है, इसमें जो रेशियो होगा प्यूरिन और पिरिमिडीन का, वो कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमीन होगा, जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडीन होगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होता है और इक्वल होता है 1। अब
हमने देखा कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और डीएनए का, और ये जो डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये जो चेन होगा ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। इसलिए अगर एक का सीक्वेंस आपको पता है तो दूसरे का सीक्वेंस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या पता कर सकते हो, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि यही जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट की तरह काम करता है, और हम रेप्लिकेशन भी आगे देखेंगे कि कैसे रेप्लिकेशन होता है डीएनए में। अब कुछ कुछ फीचर इंपॉर्टेंट डीएनए के हम देखते हैं कि जैसे कि ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, ठीक है। और जो इसके बैकबोन है वो किससे बना है, सुगर फॉस्फेट से, जैसा मैंने बताया। और बेसिस क्या होते हैं, प्रोजेक्टेड इनसाइड बेसिस यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे। और आपस में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। और ये जो बैकबोन है ये सुगर और फॉस्फेट का है, राइबोस सुगर और फॉस्फेट ग्रुप का। और जो चेन होते हैं इनकी एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। मैंने बताया कि ये 5' to 3' है, तो ये 3' to 5' होगा। और जो बेसेस होंगे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये भी मैंने बता दिया कि एडेनिन के साथ थाइमिन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ग्वानिन के साथ साइटोसिन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो प्यूरिन हमेशा किसके अपोजिट आएगा, पिरिमिडीन के। इसीलिए इनका जो डिस्टेंस होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दो स्ट्रैंड के बीच में, वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। अब ये दो जो दो चेन है, ये जो डीएनए का दो चेन है वो कैसे क्वाइल्ड होता है, राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल्ड होता है, ये भी पूछता है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और जो पिच होती है ना हेलिक्स की, ये हेलिक्स है, और इसकी जो पिच है ये कितनी है, 3.4 नैनोमीटर की है, ठीक है। और रफली एक पिच में कितने होंगे, 10 बेस पेयर। ये पूरे पिच में, एक पिच में कितने होते हैं, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्स द स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर। एक बेस पेयर के ऊपर दूसरा बेस पेयर होता है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, एक बेस पेयर है उसके ऊपर दूसरा, ये क्या कन्फर करता है, ये बेसिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को। यहाँ देखिए एडेनिन थाइमिन से बॉन्ड बना रहा है, ग्वानिन साइटोसिन से, और ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में। ये भी पूछता है कि कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। नाउ अब आते हैं हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और उसकी सिंप्लिसिटी को हमने देख लिया। अब उसके बाद आता है सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा, बेसिकली बोर्ड्स में पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है। सबसे पहले डीएनए, डीएनए जब रेप्लिकेशन की बात आती है तो डीएनए रेप्लिकेट होके डीएनए ही बनाता है, रेप्लिकेशन करेगा, वो खुद की कॉपी बनाता है। तो ये कौन से फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल होता है, जैसे कि G1, S, G2 और M फेज होता है। तो S वाले फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल, सो इट विल टेक इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। सो डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो फिर डीएनए बनता है, फिर डीएनए का अगर ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वहां पे क्या बनता है, आरएनए बनता है। आरएनए का ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बनता है। अब यहाँ पे क्या, क्यों यहाँ एमआरएनए लिखा है, क्योंकि एमआरएनए का ही फॉर्मेशन होता है, और इसी एमआरएनए से ही आगे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन से तो सारे और आरएनए बनेंगे, बट एमआरएनए ही क्यों ही लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल एमआरएनए का ही होता है, क्योंकि इसी के कोडॉन को रीड करके जो टीआरएनए होता है वो डिफरेंट प्रोटीन का चेंज बनाता है, पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड का बनाता है। नाउ in some viruses the flow of information is in reverse direction, that is from आरएनए टू डीएनए। हाँ, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिसमें ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हमने देखा ना कि डीएनए से आरएनए में जा रहा है, तो उनमें आरएनए से डीएनए में जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, ठीक है। तो इसीलिए ये रिवर्स कहा जाता है और इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स नेक्स्ट क्लास में।